हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरी वार्म वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। मैं योजना मैगज़ीन से इम्पॉर्टेंट्स टॉपिक्स उठाऊंगी जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और उन टॉपिक्स के अनुसार हम क्वेश्चंस बनाएंगे और उनका आंसर डिस्कस करेंगे। इस तरीके से जो भारत सरकार की योजना मैगज़ीन है उसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उससे हमारे लिए बहुत ऑथेंटिक सोर्स है ये कुल मिलाकर। और इस योजना मैगज़ीन को पढ़ने से हमारे पास जो है वो चाहे हिंदी में है चाहे इंग्लिश में, दोनों में ये मैगज़ीन आती है, हमारा जो वोकैबुलरी है वो मजबूत होती है। तो हमारा एस्से और बाकी जीएस जो मेंस में है लिखने के लिए हमारे पास शब्द मिल जाते हैं। तो योजना मैगज़ीन के कई फ़ायदे हैं। तो हम योजना मैगज़ीन का शुरू करने जा रहे हैं। जनवरी 2020 की ये मैगज़ीन है और ये इसका टॉपिक है पर्यावरण। तो दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित जितने भी हाल के घटनाक्रम हुए हैं और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, कौन कौन सी पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, भारत की उसमें क्या भूमिका है, भारत पर्यावरण से रिलेटेड क्या क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी जनवरी 2020 पर्यावरण पर आधारित योजना मासिक पत्रिका, और इसमें बहुत से अच्छे टॉपिक्स हैं जो हमारा मेंस को कवर करेंगे। सबसे बड़ी बात कि हमारे प्रीलिम के क्वेश्चंस जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आने वाले हैं लगभग इसी मैगज़ीन से आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में भी बताया गया है और बहुत से महत्वपूर्ण फैक्ट भी दिए गए हैं जो प्रीलिम से सीधा रिलेटेड हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से इस मैगज़ीन के एनालिसिस को दोस्तों सुनिएगा और क्वेश्चंस ज़रूर बार बार रिपीट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। तो ये मैगज़ीन जो इसमें सबसे पहले COP25 सम्मेलन से रिलेटेड है जो कि हाल में ही मैड्रिड में हुआ है। तो ये जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क की संधि है उससे रिलेटेड है, और उसके इससे संबंधित हम प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और तब बताएंगे कि ये इसका क्या औचित्य है। और उसके बाद बेसिक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन का मंत्री स्तरीय संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ है। वहीं मैड्रिड में बेसिक देशों ने भी अपनी बैठक की थी, और इसके साथ ही हम जो है ये समझेंगे कि COP25 में क्या क्या परिणाम हुए, क्या क्या निकला, क्या क्या इसका निष्कर्ष निकला। और अटल उसी के बीच में जो योजना मैगज़ीन में बीच बीच में एक बॉक्स में महत्वपूर्ण सूचनाएं दिया जाता है, जैसे भारत सरकार ने कोई योजना शुरू की तो उसके बारे में भी, उस मंथ की योजना के बारे में भी मैगज़ीन में रहता है। जैसे दिसंबर में अटल भूजल योजना शुरू हुई थी, तो अटल भूजल योजना के बारे में भी इसमें बताया गया, तो हम इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। हालांकि इस योजना पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिससे आप वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट योजना है, संभावना है कि प्रीलिम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और उसके बाद भारत की स्थिति क्या है, जलवायु वित्त का प्रबंधन क्या है, हम मेंस का क्वेश्चन भी बनाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्या क्या गतिविधियाँ हुई हैं और क्या क्या इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं और क्या क्या संगठन बनाए गए हैं और क्या क्या प्रगति हुई है। पेरिस कन्वेंशन के बारे में क्या क्या है, और क्योटो प्रोटोकॉल का कार्बन बाजार क्या है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण भारत की एक बच्ची है 8 वर्षीय लिसिप्रिया कंगुजम, जिसे इंडियन ग्रेटा कहा जाता है, और इसने जो है भारत के पक्ष वहाँ पर यूएन की जो अभी COP25 की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ ये भारत के तरफ से अपना मत प्रस्तुत किया है। और यूएन चीफ जो है गुटरेस साहब से इन्होंने उनको एक ज्ञापन भी सौंपा है। ये पर्यावरण कार्यकर्ता है, बचपन से ही इसने इस क्षेत्र में अपना काम किया और इसने चाइल्ड मूवमेंट नाम से एक प्रयास भी शुरू किया है 6 वर्ष की आयु से ही। तो दोस्तों, इस प्रकार हम समझने जा रहे हैं क्वेश्चंस के हिसाब से पर्यावरण पर आधारित इस मैगज़ीन के बारे में। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आधारित है कि
COP25 सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? लीमा चिली में, लीमा चिली की राजधानी है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, मैड्रिड स्पेन में, न्यूयॉर्क यूएसए में। तो दोस्तों ये जो है 2019 का जो सम्मेलन हुआ है 10, तो जो सम्मेलन हुआ है वो मैड्रिड स्पेन में हुआ है। पहले चिली में होना निर्धारित हुआ था, लेकिन वहाँ पर अशांति होने के कारण मैड्रिड में ये सम्मेलन हुआ है, इसलिए इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ हुआ था, और इसका आंसर सी है। और ये जो है 10 से 15 दिसंबर 2019 तक मैड्रिड में जो है इसका आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई सम्मेलन UNFCCC की जो बैठक है COP25 में भारत ने पेरिस समझौते में घोषित 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को कितना बढ़ाकर आगे किया है। यानी दोस्तों मैड्रिड सम्मेलन में भारत ने जो अपना INDC के तहत इंटरनली नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है उसके तहत जो नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य बढ़ा दिया है, इसमें हमने 175 गीगावाट में हमने 83 गीगावाट हासिल कर लिया है रिन्यूएबल एनर्जी का, और अब भारत ने लक्ष्य बढ़ाकर जो है 450 गीगावाट कर दिया है। तो दोस्तों अब 175 गीगावाट के स्थान पर हमारा आंसर 450 गीगावाट होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कोयले के उत्पादन पर प्रति टन कितने डॉलर से कार्बन टैक्स लगाया जाता है? तो इसका प्रति टन पर भारत जो है कितने डॉलर का कार्बन टैक्स लगाता है? तो $7, $8, $10, $6। तो इसका आंसर है $6। जी हाँ दोस्तों, $6 जो है प्रति टन पर भारत टैक्स लगाता है। तो अगर हम माने कि 70 रुपये का $1 होता है, तो इसके आधार पर हम लगाता है तो कुल 420 रुपये जो है प्रति टन के हिसाब से कार्बन टैक्स देना पड़ता है कोयला उत्पादन पर भारत में। और हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों है $6। भारत में सभी वाहनों में BS6 मानक कब से लागू हुआ? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 2020 से। दोस्तों हम समझ लेते हैं कि BS मानक क्या होते हैं। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है भारत स्टैंडर्ड, यानी कि BS भारत, B से भारत और S से स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड का हिंदी मानक होता है। तो भारत मानक, तो ये है भारत मानक 6। तो ये क्या है दोस्तों, हमने 4 से सीधा 6 पे छलांग लगाई है। ये जो है जो इंजन होते हैं उसमें एक तेल जो होता है इंजन में डीजल और पेट्रोल की शुद्धता को इंगित करता है। तो उसमें जो तकनीकी होती है इंजन में, वो BS6 इंजन की तकनीकी में जो होता है नाइट्रो का जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और सल्फ़र डाइऑक्साइड है, इनकी जो है जो सांद्रता है बहुत कम हो जाती है। इनमें जो है सल्फ़र की मात्रा बहुत कम निकलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी कम हो जाती है। और इससे जो होता है वायु का ऐसे कैटालिटर लगे होते हैं जो शुद्धिकरण कर देते हैं, और वायु में ग्रीन हाउस गैसेस जो धुआं निकलता है गाड़ियों से वो शुद्ध हो जाता है, इंजन से ही अंदर ही शुद्ध हो जाता है। तो भारत ने बहुत जल्दी ही, अभी पहले भारत को मानक 5 लागू करने थे, लेकिन भारत ने सीधा मानक 6 पर छलांग लगाई है। और ये इसकी उत्पत्ति यूरो स्टैंडर्ड से हुई है। वहाँ पर ऐसे ही चलता है यूरो स्टैंडर्ड A1, यूरो स्टैंडर्ड 2, तो वहाँ से ऐसे BS निकला है। तो अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। मरुस्थलीकरण से रोकथाम से संबंधित UN संधि UNCCD 2019 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ था। और इसके कुछ विकल्प हैं कि दिल्ली कहाँ हुआ था, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, बंगलौर। तो इसका जो है आंसर है वो है माफ़ कीजिएगा दोस्तों, दिल्ली। इसका आंसर है दिल्ली। और भी है कि भारत ने UNCCD में लक्ष्य की प्राप्ति क्या निर्धारित की। तो भारत ने
घोषणा की है कि वो 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर भूमि को उपयोगी भूमि में परिवर्तित करेगा। लेकिन कब तक, क्वेश्चन ये है कि कब तक। तो दोस्तों इसमें विकल्प है कि ए 2025, बी 2030, सी 2035, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर है 2030 बी। 2030 तक भारत जो है 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर भूमि को उपयोगी बनाएगा, उर्वरक बनाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अटल भूजल योजना कब आरंभ की गई। तो जैसे हमने अभी पहले बताया था, इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 से नई दिल्ली से प्रधानमंत्री जी ने की है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस होता है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। हम थोड़ा सा अटल भूजल योजना के बारे में जल्दी से बता देते हैं। दोस्तों यह एक जो है 7 राज्यों में शुरू की गई योजना है भारत सरकार के द्वारा। इसमें हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं। और ये योजना जो है 5 साल के लिए शुरू की गई है, 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिए। ये 6,000 करोड़ रुपए कुल व्यय होंगे और इसका 50% जो है वो विश्व बैंक देगा और इसका जो ऋण भुगतान है वो केंद्र सरकार करेगा और बाकी जो है पैसे राज्य सरकार को भारत सरकार देगी समय समय पर। और तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि पूरे देश के लिए योजना नहीं है, उन क्षेत्रों के लिए जहां भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत संरचना की कमी है और जो है भूजल का उचित प्रबंधन नहीं है। अब आते हैं, हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, बेसिक समूह में शामिल देश कौन कौन से हैं। तो कथन 1 है ब्राज़ील अमेरिका, कथन 2 है ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका, कथन 3 है भारत और चीन। तो इसके विकल्प देख लेते हैं, कथन 1 और 2, कथन 2 और 3, कथन सी है कि सभी कथन सही है और डी है केवल 1 और 3 कथन सही है। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है वो है कि कथन 2 और 3 सही हैं, यानी ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन यही बेसिक राष्ट्र हैं 4 जिनको बेसिक समूह कहते हैं। और अगला है कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है। तो इसमें विकल्प हैं कि जलाभाव वाले क्षेत्रों में पाइप से जलापूर्ति करना, बी है प्रत्येक घर में पाइप द्वारा जलापूर्ति करना, सी है जहां भूजल अत्यधिक गहराई पर है वहां जलापूर्ति करना और सी है सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रत्येक घर में पाइप द्वारा जलापूर्ति करना। और जो है अटल भूजल योजना सिर्फ 7 राज्यों में शुरू की गई है और वो जल संरचना से संबंधित है, जल अधोसंरचना संरक्षण से। और जो जल जीवन मिशन है वो प्रत्येक घरों को पाइप द्वारा जलापूर्ति करना है, ये भी योजना में था। और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, यूएनएफसीसी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त जलवायु परिवर्तन पर यूएन फ्रेमवर्क संधि, यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके संदर्भ में हमें विचार करना है कि इसका गठन रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। प्रमुख उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों की सघनता को स्थिर करना है और कथन 3 अब तक 197 देश इस संधि में शामिल हो चुके हैं। तो इसमें से आंसर विकल्प हैं, कथन 1 और 3 सत्य हैं, कथन 2 और 3 सत्य हैं, सी कथन 1 और 2 सत्य हैं, डी सभी सत्य हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है सभी सत्य हैं। दोस्तों यूएनएफसीसी जो है वो ब्राज़ील में, आइए यूएनएफसीसी के संदर्भ में कुछ जान लेते हैं। जो है ये 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट के समय इस पर सहमति बनी थी देशों के बीच में। तो इस संधि के जो सदस्य देश थे उनके अनुसार कि ग्रीन हाउस गैसों की जो सघनता है उसको स्थिर बनाए रखना इस संधि को करने का एक उद्देश्य था। अब तक कुल 197 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया है और यह संधि जो है 1994 से प्रभाव में आई है और इसके बाद प्रत्येक वर्ष जो है इस पर विचार विमर्श करने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ यानी कॉप सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों 1994 से लेकर 2019 तक 25 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हो चुके हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों इसका आंसर है सभी कथन सत्य हैं।
और हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो ये कार्बन बाजार से संबंधित है। और ये अगला क्वेश्चन है, यूएनएफसीसी संधि कब प्रभाव में आई? तो अभी जैसे मैंने बताया आपको 1994 से प्रभाव में आई। और अगला है, अब तक कितने सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं? तो 2019 में ये कॉप का 25वां सम्मेलन था। और दोस्तों उसके बाद हम कुछ और पर्यावरण संस्थाएं देख लेते हैं। एक है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संस्था यूएनईपी। ये क्या है? तो ये वैश्विक स्तर पर पर्यावरण मामलों में एजेंडा स्थापित करने वाली संस्था है। इसका लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना है। और ये जो है यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो कीनिया के नैरोबी में स्थित है। और दूसरा है विश्व मौसम विज्ञान संस्थान। तो इसका जो मौसम के पूर्वानुमान करना, जलवायु में आने वाले बदलावों और जन संसाधनों पर शोध सहित अन्य विषयों पर सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए यूएन की एजेंसी है। और अगला है कि आईपीसीसी का गठन कब हुआ था? तो जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का गठन 1988 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूएन की जो एक यूएन पर्यावरण संस्था है यूएनईपी और WMO यानी विश्व विज्ञान मौसम विज्ञान संस्थान के मिलकर हुई थी, ने मिलकर किया था 1988 में। इसका उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन पर जो है वैज्ञानिक आंकड़े एकत्रित करना और इस आधार पर योजनाओं का निर्माण करना। दोस्तों अभी योजना मैगजीन से ये हमारा पहला लेक्चर था। जो जनवरी मैगजीन है पर्यावरण का पार्ट 1। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ जो क्वेश्चंस और बताएंगे और मैगजीन को फिर पूरा भी करेंगे। तो हमारा वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए इस वीडियो लेक्चर को अभी यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर डिस्कशन।